Hello, hello, my dear aspirants. How are you all? I hope you all are doing well and आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन और सितंबर अक्टूबर विंडो और एनी अदर अपकमिंग विंडो भी बहुत अच्छी चल रही होगी. वेलकम बैक. So, how's your कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? हाउ कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है. आप लोगों ने अब तक कितने एमसीक्यू सॉल्व करे, हॉक मटेरियल को रीड करा या नहीं करा, कोई डाउट्स आए या नहीं आए. सो लेट मी ब्रीफ अबाउट दिस कोर्स, अबाउट दिस बैच जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है फॉर 60 days ऑफ रिविजन. 10 days आगे 10 days बैक. बैक तो नहीं होगा, 10 days आगे ही खींच सकता है क्योंकि हम लोग डिटेल्ड रिविजन कर रहे हैं इसमें. एंड हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो आई गेस जो अब तक हमने किया है उसके आप लोगों ने हॉक मटेरियल रीड कर लिया है एंड आप लोगों ने उससे रिलेटेड और कोई मटेरियल में जो भी एमसीक्यू था वो भी सॉल्व कर लिया है. और आपको कोई डाउट आया है तो मेरे से पूछो. कोई भी कॉन्सेप्ट में, कोई भी लाइन में, कोई भी एमसीक्यू में कुछ भी डाउट है, फील फ्री टू मैसेज मी ऑन माई नंबर 807666879098. एंड इस बैच के प्राइजेस इज वेरी वेरी नॉर्मल है. इट्स ओनली 399. enroll at the earliest. उसके बाद इसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे. आई एम टेलिंग यू, इसके प्राइसेस उसके बाद फिर इंक्रीज हो जाएंगे. फ्रॉम मंडे इसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे. तो एनरोल बिफोर मंडे. सो हम लोगों ने अब तक हम स्टार्ट करा था, हमने सेक्शन एफ दैट इज टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स जो हमारा 15% मार्क्स 15% आता है आउट ऑफ टोटल. इसके अंदर 4 पार्ट से इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमने कंप्लीट कर चुके हैं कंप्लीट अच्छे से. अगर आपको ये देखना है, फुल रिवीजन करनी है, यूट्यूब पे अपलोडेड है ऑलरेडी. गो एंड वॉच इट. आज हम ये वाला टॉपिक डेटा गवर्नेंस वाला कंप्लीट कर देंगे. आज हमारा टारगेट है कि हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. तो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो जो पढ़ा था ये सब मैं रिवाइज तो दोबारा नहीं कराऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिवाइज करा दिया इसको 2-3 टाइम्स. उसके बाद हमने इसमें सेकंड टॉपिक था हमारा ट्रांजैक्शन साइकिल, हमने वो भी कर लिया था. उसके बाद हमारा टॉपिक था डेटाबेस, वो भी फर्स्ट वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट था, हमने वो भी कंप्लीट कर लिया था. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक दैट इज डेटा गवर्नेंस. टॉपिक 2 दैट इज डेटा गवर्नेंस. व्हाट इज डेटा गवर्नेंस? क्या होता है डेटा गवर्नेंस? व्हाट इज डेटा गवर्नेंस? what is the meaning of data and what is the meaning of governance? क्या होता है डेटा गवर्नेंस? डेटा मतलब होता है जो भी हमारे पास
इंफॉर्मेशन होती है बेसिकली, वो किस में होती है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है। जो हम डेटा इंफॉर्मेशन यूज करते हैं फॉर द डिसीजन मेकिंग, हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग, और जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है ना। और गवर्नेंस क्या होती है? गवर्नेंस क्या होता है? हाँ, किसी भी चीज के लेकर रूल्स बनाना, और क्या करना, उस चीज को कैसे रखना है उसके लिए रेगुलेशंस बनाना, कोई उसके प्रोसीजर्स, उसको कैसे रखना है डेटा को, इन सबको रखना, इसको बोलता है डेटा गवर्नेंस। एक बहुत ही इजी एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल आपका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपके कितने बच्चे हैं टोटल? आपके उसके उधर 500 स्टूडेंट्स हैं। जब आपके वहाँ 500 स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने क्या, तो आप लोगों ने मेंटेन कर रखा है उनका स्टूडेंट्स नेम, उनका फोन नंबर, और क्या कर रखा है, ईमेल आईडी, फीस उन्होंने पे करी है नहीं करी, फीस पेड, उनके एग्जाम में क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। अब अब बताओ, ये आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ऐसा तो है नहीं कि आपके वहाँ कोई भी है, कोई भी आपका एम्प्लॉय है या वहाँ पे कोई भी आपने, कोई भी आपके पास रैंडम बंदा आता है, आप उसको बोल देते हो भाई ये स्टूडेंट्स का नेम ऐड कर दे, तो who should allow to who should allow to edit फीस रिकॉर्ड? आप किसको बोलोगे फीस रिकॉर्ड करने के लिए? क्या हर एक टीचर के पास आप लोग एक्सेस दोगे कि वो हर स्टूडेंट्स का फोन नंबर जो है वो उनको पता चल जाए? क्या आप उनको दोगे कि अगर अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? ये थोड़ी ना कि जिसने डेटा एंट्री करी, आप किसी किसी को भी पकड़ के ले आए, आपने किसी किसी से भी अपने डेटा एंट्री करा दी सिस्टम में, तो वो सारे कहाँ से लेकर आओगे सबको? ऐसे ये सब भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हम क्या करते हैं, टीचर्स को सिर्फ लिमिटेड एक्सेस देंगे अपने उसमें, कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में सिर्फ स्टूडेंट्स का नेम एंटर कर सकते हो, और वो कौन सी क्लास में, सिर्फ यही। बाकी सब हमने एक टीम रख रखी है, वो करेगा। जो फीस वगैरह का काम होगा, हम उसके लिए कोई एक अकाउंटिंग टीम बना रखी है हमने। सो हम क्या करेंगे, हमें किसी एक ऐसे इंसान को लगाएंगे, समवन रिस्पॉन्सिबल, जो ये सब का क्या काम करेगा, वो ये सब रिसेप्शन पे बैठेगा और वो हमारा ये सब मैनेज करेगा। क्या मैनेज करेगा? जो भी अगर कोई न्यू इंक्वायरी आएगी या फिर हमारे उसमें कोई न्यू एंट्री होगी, तो हम उसको करेंगे कि उनका स्टूडेंट्स नेम क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, उसका ईमेल क्या है। वो एक बंदा ये सब काम करेगा। अगर हम 10 लोगों से कराएंगे या बहुत से लोगों से कराएंगे, तो वो काम सही से नहीं होगा, वो रिलायबल नहीं होगा, मे बी उसमें कोई करेक्ट ना हो, क्या पता उसके अंदर कोई ऐसा डेटा का ब्रीच हो जाए, है ना, या फिर हमारा कोई कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उस बच्चे की वो हैम्पर हो। तो इस सब चीज के लिए हम क्या करेंगे, एक बंदा, एक पर्टिकुलर अकाउंटेंट या फिर एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग टीम को हम बैठाएंगे, जो ये सब हमारा काम करेगा।
जो बैठ के फिर उसके बाद हमारी बुक्स मेंटेन होगा, इसके बाद फिर लिखेगा ना कितना डेबिट आया कितना क्रेडिट आया। इससे क्या होगा, हमारा डेटा हो जाएगा वो करेक्ट होगा, वो रिलायबल होगा, एक्यूरेट होगा, है ना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है हमारी। सो द रूल्स दैट वी डिसाइड हु कैन एक्सेस द डाटा, हम जो रूल्स बनाते हैं कि हाँ भाई अगर हमने राहुल को रखा है अपना काम चेक कराने के लिए ये सब अकाउंटेंट की जॉब पे, तो राहुल ही करेगा ये काम, और वो क्या क्या करेगा वो भी बताना। और टीचर्स हैं, टीचर के पास एक एक्सेस है कि बस वो टीचर स्टूडेंट्स का नाम एंटर कर सकती है, या फिर अगर कोई फीस आई तो बस बता सकती है, कुछ भी सिस्टम में नहीं कर सकती। तो द रूल्स दैट डिसाइड who can access the data, who owns it, and how it should be stored, how it's the accuracy, accuracy क्या है डेटा मेंटेनिंग की, इसको बोलते हैं डेटा गवर्नेंस। इसको क्या बोलते हैं, डेटा गवर्नेंस। पढ़ते हैं क्या है डेटा गवर्नेंस, क्या होता है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। क्या करता है उसमें, प्रैक्टिसेस प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजीज। सिस्टम क्या करता है, प्रैक्टिसेस प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजीज फॉर मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डाटा एसेट्स एंड फ्लोज। तो डेटा गवर्नेंस होता क्या है बेसिकली, डेटा गवर्नेंस वो होता है जिसके अंदर हम कुछ ही लोगों को, हम ऐसे पॉलिसीज, हम ऐसे फ्रेमवर्क्स, हम ऐसे स्टैंडर्ड्स रोल्स और कंट्रोल्स वगैरह बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं हम उसमें, हम ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, हम ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, हम ऐसे रोल्स और कंट्रोल्स को डिफाइन करते हैं कि जिससे क्या होगा, हमारा जो डाटा होगा वो कैसा होगा, वो एक्यूरेट होगा, अवेलेबल होगा जब चाहिए हो, सिक्योर होगा, है ना। तो डेटा गवर्नेंस क्या होता है, डेटा गवर्नेंस होता है रूल्स और ऐसी पॉलिसीज बनाने से, प्रोसीजर्स बनाना कंपनी के अंदर, जिससे हमारा डेटा क्या रहे, सेफ रहे, जिससे क्या होना चाहिए ये हमें बताता है। ठीक है, कि डेटा को अगर कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन करेगा इसको, इसको बोलते हैं डेटा गवर्नेंस। तो डेटा गवर्नेंस इज अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसीज प्रोसीजर्स रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द स्टैंडर्ड used to ensure that organization data is accurate, consistent, secure, available, and used properly. It is a comprehensive system for managing and organization data assets and flows। जो मैनेज करता है, जो हम ऐसे प्रोसेसेस प्रैक्टिसेस ऐसे यूज करते हैं जिससे क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स को और फ्लोज को मैनेज कर सके। ठीक है, ठीक है, समझ आया कुछ। अब इससे क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं, डेटा गवर्नेंस क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत है हमें ऐसा ऐसा लोगों को, या फिर हम ऐसी पॉलिसीज या फिर ऐसा बनाने के लिए जिससे हमारा डेटा सिक्योर रहे। क्यों क्यों करते हैं हम ऐसा, वाई, हम ऐसी पॉलिसीज वगैरह क्यों बनाते हैं, वाई वी मेक इट, पर्पस, हम क्यों बनाते हैं ऐसा, बेटर कंट्रोल एंड मैनेज डेटा, हमारा डेटा जो है वो अच्छे से मैनेज रहे, इंश्योर द मैनेजमेंट ऑफ डेटा एसेट्स, जो हमारी डेटा एसेट्स उसको प्रॉपर मैनेजमेंट हो, डेटा की क्वालिटी कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी रहे, डेटा कैसे रहे, एक्यूरेट रहे, कंप्लीट रहे, ऐसा ना हो कि हमने एंट्री कुछ डाली और एंट्री कंप्लीट एक में डाल दी दूसरे में नहीं डाली, अवेलेबल व्हेन नीडेड, इट इंश्योर्स क्वालिटी कंट्रोल फॉर डाटा, इट इंश्योर्स क्वालिटी कंट्रोल फॉर डाटा। समझ आया। तो डेटा गवर्नेंस होता क्या बेसिकली, डेटा गवर्नेंस होता है वो प्रोसीजर्स, वो सिस्टम या फिर कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाना जिससे हमारी कंपनी के क्या है, जिससे हम अपनी कंपनी का डाटा क्या कर सके, मैनेज कर सके, उसको रख सके। किस लिए, वाई, क्यों हमें ऐसा रूल्स रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है, वाई, वाई डू वी नीड अ डेटा गवर्नेंस, क्यों चाहिए हमें डेटा गवर्नेंस। हाँ, जिससे हमारी डेटा में क्या रहे, एक्यूरेसी रहे, हम पे उस पर कंट्रोल रहे, मैनेज रहे हमारा डेटा।
डेटा की क्वालिटी, डेटा की कंसिस्टेंसी, डेटा की रिलायबिलिटी, लोग उस पर विश्वास कर सकें। इसीलिए डेटा एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, अवेलेबल हर जब चाहिए तब मिल जाए हमें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, डेटा के ढंग से रूल्स नहीं बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा, अगर अब हमने देखें कि अगर हमने बोले कि अगर हमने अभी बताया, मैं तुमको, तुमने कोचिंग सेंटर खोल रखा है, अब उसके अंदर अगर तुमने एक अकाउंटिंग टीम, मतलब मिस्टर राहुल को हायर नहीं करा, तो कोई भी बंदा आएगा वो एंट्री कर जाएगा, कोई भी बंदा आके फीस रिसीव की एंट्री डाल देगा। एनीवन कैन डू, कोई भी कर सकता है यहाँ पे। और क्या हो सकता है, अगर किसी बच्चे की फीस नहीं आई है फिर भी उसमें दिखा था कि हाँ फीस रिसीव, ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है अगर फीस कम आई है और वो पूरी दिखा रखी पूरी आई है। हम्म। या फिर जो हमने अपना डेटा स्टोर कर रखा है उस वो क्या हो जाए, वो स्टील हो जाए, वो डाटा चोरी हो जाए, डिलीट हो जाए डेटा, है ना। सो इस वजह से इन सारी प्रॉब्लम्स को, क्या पता अगर हमारे को 1000 रुपीज लिखनी है, उन्होंने 10,000 रुपीज लिख दी, या सिर्फ 100 रुपीज लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। तो इस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स ना हो, एक्यूरेसी रहे उसमें, कंट्रोल रहे, कि जो लिख रहा है उसको पता रहे, डेटा की क्वालिटी, उसका कंसिस्टेंसी, हर टाइम रिलायबिलिटी, हम उस पर विश्वास कर सकें। इस वजह से हम क्या बनाते हैं, डेटा गवर्नेंस। इसलिए हम क्या बनाते हैं, डेटा, इसीलिए हम ऐसे रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं जिससे क्या हो, डेटा हमारे कंट्रोल में रह सके, हम डेटा को क्या कर सके, मैनेज कर सके, ढंग से प्रॉपर मैनेज हो सके हमारा डेटा। हमारी डेटा की क्वालिटी हो, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, प्रॉपर मैनेजमेंट हो हमारे डेटा एसेट्स का, क्वालिटी कंट्रोल फॉर डेटा। ठीक है, अब हमें क्यों चाहिए, वाई, ये था पर्पस। अब हमें चाहिए क्यों, रिलायबल और कंसिस्टेंट हो, एक्यूरेटली हो, हमको डिसीजन मेकिंग में मदद करेगी कि हाँ इस बार हमने 4 लाख रुपीज अर्न करे, या हमारी कंपनी का टर्नओवर कितना था, 4 करोड़ था, वो हमें पता लगेगा। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग द एसोसिएटेड रिस्क। अब भाई, अब बहुत सारे लोग, जिस बंदे के पास एक्सेस भी नहीं है, या फिर जिस बंदे को हमने अथॉरिटी भी नहीं दी, अगर कोई भी बंदा उठा के उसको उसको चेंज कर देगा, उसको उठा के कोई भी अपने हिसाब से डेटा डाल देगा, अपने हिसाब से डेटा डिलीट कर देगा, तो क्या होगा, तो उसके ऊपर तो कोई ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी उसमें ना तो पासवर्ड्स है ना तो कुछ भी नहीं है, तो उसको रिस्क बहुत ज्यादा है। क्या पता कोई भी ऐसा इंटरनल मेंबर ही हो जो सारा डेटा लीक कर दे बाहर। तो जब एक ही बंदे के पास, या फिर हम कोई डिफाइन कर देंगे एक जगह अथॉरिटी कि सिर्फ यही बंदा यूज कर सकता है और यही बंदा करेगा चेंजेस, तो उसमें क्या रहेगा, हमारा जो रिस्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए होता है हमारा डेटा गवर्नेंस। इसलिए हम ऐसे रूल्स रेगुलेशंस, ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिससे हम क्या कर सके, मैनेज कर सके अपने कंपनी के डेटा को। समझ आया। तो डेटा गवर्नेंस इज नीडेड टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन organizational data is accurate, secure, consistent, reliable and used appropriately, enabling better decision making। उसके अंदर सारे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस फॉलो हो रहे हैं, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड। समझ आया। अब हम डेटा को मैनेज कैसे करेंगे इसमें, डेटा अवेबिलिटी मतलब मीनिंग से सोचो, देखो इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है, बिल्कुल मीनिंग से सोचना। डेटा अवेबिलिटी का क्या मतलब होता है, जब चाहिए हो तब मिल जाए। इट इंश्योर्स डेटा इज एसेसिबल टू द यूजर्स, जिसको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके कंपनी के फाइनेंस टीम को मार्केटिंग की वो देखनी है, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस देखने हैं। तो क्या होगा इससे,
मार्केटिंग वालों के, फाइनेंस टीम मार्केटिंग वालों के पास जाएगी, उनसे पूछेगी भाई हमें दे दो। यूजर्स कौन है? फाइनेंस टीम। उनको चाहिए ऑडिट के टाइम पे, उनको ऑडिट के टाइम पे फाइनेंस के मार्केटिंग के एक्सपेंसेस चाहिए। तो डेटा अवेलेबिलिटी क्या है? डेटा अवेलेबिलिटी क्या है? जब फाइनेंस टीम को मार्केटिंग टीम के एक्सपेंसेस चाहिए तब वो मिल जाए। तो एप्लीकेशन वेयर एवर, वेन एवर एंड वेयर एवर नीडेड, जब चाहिए जहां चाहिए वहां मिल जाए, उसको बोलते हैं डेटा अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है? डेटा यूजेबिलिटी। डेटा यूजेबिलिटी का क्या मतलब होता है? डेटा यूजेबिलिटी का मतलब होता है फोकसिंग ऑन डेटा एज, उसकी क्वालिटी एंड एक्यूरेसी क्या हो फॉर द यूजर्स, एंड उसकी क्वालिटी मेंटेन और उसको एक्यूरेसी हो। ऐसा ना हो कि हमने 1000 डाल दिया, 10,000 डाल दिया, डालना 1 लाख था। ठीक है, उसकी क्वालिटी ऑफ डेटा और एक्यूरेसी ऑफ डेटा। नेक्स्ट इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है? कंप्लीटनेस, पूरे कंप्लीट हो, कंसिस्टेंटली, हर टाइम पे हो। रिलायबिलिटी, लोग उस पर विश्वास कर सके। एक्यूरेसी इंक्लूडिंग रूल्स फॉर डेटा एंट्री। डेटा एंट्री के टाइम पे कंप्लीटनेस, फॉर एग्जांपल हमने डाल दिया डेबिट में तो डाल दिया, क्रेडिट में नहीं डाला। हर साल हमारे पास, हर महीने हमारे को एक बंदे को सैलरी देनी होती है। एक मंथ डाल, दूसरा मंथ डाली, फिर थर्ड मंथ डाली, कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी, हम उस जो हमारे पास डेटा है हमारे को उसको हम क्या कर सके? विश्वास कर सके, रिलायबल कर सके। डेटा सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं? डेटा सिक्योरिटी क्या होता है? जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस है, जितने लोग उसको यूज कर सकते हैं सिर्फ वही यूज करें। ऐसा नहीं है अब मार्केटिंग टीम के, अब मार्केटिंग टीम के अंदर भी काफी सारे जूनियर्स होंगे, कोई न्यू इंटर्न्स होंगे, होंगे ना। अब हम सबको एक्सेस नहीं दे सकते, ओनली सीनियर पीपल या एक्सपीरियंस पीपल के पास ही वो एक्सेस है कि वो उसको दे सकता है। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड करप्शन और लॉसेस मेजर्स लाइक बैकअप्स। अनऑथराइज एक्सेस मतलब जो नया नया इंटर्न आया भाई, वो 3 महीने के लिए आया है, तुम उसको सारा एक्सेस दे रहे हो तो वो गलत है ना। और अपने सिस्टम्स का क्या बना के रखना? बैकअप बना के रखना, कि क्या पता कोई वायरस चढ़ जाए फिर भी हमारे पास उसका डाटा सिक्योरिटी हो, बैकअप्स हो उसके। डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी क्या होता है? हमको उसमें अपने डिफाइन करना है कि हु कैन एक्सेस द स्पेसिफिक डेटा आइटम्स। हम बोले, जैसा भी मैंने आपको बताया, मार्केटिंग टीम में 2 सीनियर्स हैं, राधा एंड सुधा। हमसे बोल रहे थे जब जब डेटा चाहिए होगा या फिर जो मार्केटिंग टीम का डेटा चाहिए तो सिर्फ इन दोनों से लेना है, लिमिटेड एक्सेस है। ये नहीं अगर मार्केटिंग टीम में 100 पीपल है तो उनमें से किसी के पास जा सकते हो, नहीं, सिर्फ इन दोनों के पास ही एक्सेस है, इन दोनों के पास ही जाके वो डेटा मिलेगा। ठीक है, डिफाइनिंग हु कैन एक्सेस द स्पेसिफिक डेटा आइटम्स। नेक्स्ट, डेटा इंटीग्रेशन, combining data from diverse internal and external sources into a unified view। इसका क्या मतलब है? जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल डाटा है उसको क्या करना? उसको रखना एक साथ करना। किसको? इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस के डेटा को, उसको एक बना के रखना। इंटरनल हो सकता है कि कंपनी वालों ने कुछ निकाला है बाहर, मतलब जो बाहर से कोई ऐसा सोर्सेस हमें पता चल रहा है, या फिर कोई अलग अलग सोर्सेस हमें पता चल रहा है। जैसे इंटरनल में कोई सेल, बताती हूँ, जैसे डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन क्या होता है? डेटा फ्रॉम वेरियस, basically combining data from various sources into single system। फॉर एग्जाम्पल हमारे इसमें हमने फाइनेंस टीम से क्या लिया?
कि हमने कितनी कस्टमर को पेमेंट करी, है ना। सेल्स टीम से हमें पता चला कि हमें कितनी कस्टमर से पेमेंट लेनी है, कस्टमर ऑर्डर्स कितने हमारे, या कितना हमें पेमेंट लेनी है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री से पता चला कि हमारे पास स्टॉक लेवल क्या है हमारा। एचआर से हमें पता चला हमारी एम्प्लॉयज कितने हैं। अगर अलग सारी टीम्स अलग अलग डेटा मेंटेन करेगी तो हमें कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन की पिक्चर नहीं मिल पाएगी ना। सब अलग अलग, फाइनेंस टीम अलग, सेल्स टीम अलग, इन्वेंट्री की टीम अलग, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट अलग, एचआर डिपार्टमेंट अलग, सब अलग अलग बताएगा। लेकिन डेटा इंटीग्रेशन होता है जब हम सारी चीजों को, इन्फॉर्मेशन को एक साथ ले आए, जिससे हमें पता चल जाए कि हमने सेल्स कितनी करी है, पेमेंट कितनी। फिर हमें किससे क्या पता चल जाएगा, जब हम कर देंगे कि हमने सेल्स कितनी करी है, पेमेंट कितनी हमको रिसीव होगी, है ना, कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री बची है वो पता चल जाएगा हमें, हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं जो हमारे इन पर्टिकुलर ऑर्डर्स को हैंडल कर रहे हैं, हमें ये पता चल जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, हमारा डेटा इंटीग्रेशन जरूरी होता है, इसलिए हमारा डेटा इंटीग्रेशन जरूरी होता है। ये भी एक हमारा पार्ट है, किसको, डेटा को हमारे कंपनी में मैनेज करने के लिए, डेटा को संभाल के रखने के लिए। तो ये क्या है, डेटा गवर्नेंस हमें बताता है कि हमें डेटा किस तरह से हमको मैनेज करना है। कैसे, डेटा अवेलेबिलिटी, जब चाहिए हो जहां चाहिए हो हमको डेटा मिल जाना। डेटा कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट और क्वालिटी होनी चाहिए। डेटा इंटीग्रिटी मतलब कंप्लीट होना चाहिए डेटा, इन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेटा में, रिलायबल होना चाहिए। हमारा जो डेटा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। डेटा सिक्योरिटी मतलब हमको अपने डेटा का क्या करना चाहिए, बैकअप करा के रखना चाहिए। अनऑथराइज एक्सेस को नहीं देना चाहिए, जिस 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 कम लोगों को एक्सेस देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी हमारे पास अनऑथराइज एक्सेस है, जिसके पास एक्सेस नहीं है, जिसके पास राइट नहीं है उस पर्टिकुलर चीज को करने का, वो भी यूज कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। करप्शन, करप्शन मतलब मैनिपुलेटिंग, बेसिकली जितना है उससे ज्यादा करप्ट करना डेटा को, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमको डेटा को क्या रखना चाहिए, बैकअप रखना चाहिए। डेटा प्राइवेसी, हमको डेटा को, वही दोबारा हमें बेसिकली सिक्योरिटी में था, हमको डेटा को क्या करना चाहिए, हमें डेटा के बैकअप्स बनाने चाहिए। क्यों, जिससे वो अनऑथराइज एक्सेस के पास अगर चला गया तो क्या होगा, बेसिकली प्रोटेक्ट करना चाहिए कहाँ से, अनऑथराइज एक्सेस से, कि कोई भी ऐसा बंदा ना है जिसके पास राइट नहीं है, करप्शन से और लॉस से, जिससे वो डेटा डिलीट ही हो जाए। नेक्स्ट, प्राइवेसी, डेटा को हमको डिफाइन करना है, हमें बताना है कि हाँ भाई इस डिपार्टमेंट के सिर्फ 2 ही बंदे काम कर सकते हैं, इस डेटा को निकाल सकते हैं, इस डिपार्टमेंट के सिर्फ ये लोग ही इसको यूज कर सकते हैं। तो डिफाइन करना है क्या, कि इस सारे डेटा को कौन एक्सेस करेगा। डेटा इंटीग्रेशन का क्या होता है, डेटा इंटीग्रेशन होता है सारे डेटा को, जितना डेटा है अलग अलग जगह से लेकर एक कंबाइन करना है, जिससे हम क्या करेंगे, इट हेल्प्स टू मेक द डिसीजन, और हमें ओवरऑल पिक्चर बताता है इनटू अ यूनिफाइड। अलग अलग से डेटा लेकर हमको एक कंक्लूजन निकालना है, जिससे क्या होगा, हमको डिसीजन लेने में मदद होगी, हमें उसका एक सिस्टम वो पता चलेगा, ओवरऑल कंडीशन पता चलेगी। नेक्स्ट, सिस्टम अवेबिलिटी, मैक्सिमाइजिंग द लाइवलीहुड दैट द सिस्टम फंक्शंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सिस्टम अवेबिलिटी क्या होता है, सिस्टम के फंक्शंस को जब चाहिए तब, एज एंड व्हेन नीड। सिस्टम मेंटेनेंस, मॉडिफाइंग सिस्टम्स फॉर करेक्शन, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, अपडेट्स एंड अडेप्टेशन टू द न्यू एनवायरनमेंट। हमको बार बार सिस्टम को क्या करते रहना चाहिए, मेंटेन, अपडेट करते रहना चाहिए। उसके अंदर कोई भी करेक्शन आ रहा है, एरर आ रहा है, उसको क्या करना चाहिए, करेक्ट करते रहना चाहिए। कोई भी न्यू सॉफ्टवेयर वगैरह उसको क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। हमारी कंपनी को जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से हमको क्या करना चाहिए, उसको अडेप्ट करना चाहिए, है ना, अपडेट करना चाहिए। कंप्लायंसेस, adhering to the relevant regulations such as privacy laws। जैसे बहुत सारे सिक्योरिटी लॉज होते हैं, साइबर सिक्योरिटीज लॉज वगैरह होते हैं, उन सबको हमको देखना चाहिए कि हाँ जो जो चीजें डिफाइंड है हम उस हिसाब से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम लॉज फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्लियरली डिफाइनिंग द डेटा रिलेटेड रोल्स फॉर द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। हमको रोल्स को क्या करना चाहिए, अच्छे से डिफाइन करना चाहिए, हमें अच्छे से उनको बता देना चाहिए कि आप लोगों का ये रोल है,
आप लोग इतना इतना डाटा और ये डाटा और आप ये चीजें ले सकते हैं, इससे ज्यादा ना तो आप कुछ ले सकते हैं नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए कि रोल्स को डिफाइन कर देना चाहिए कि आप सिर्फ इतना ही डेटा ले सकते हैं और यहाँ से डेटा ले सकते हैं। इससे क्या होगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कोई भी डेटा कहीं से भी मांगने लग जाएगा। ठीक है, ये क्या है, डेटा मैनेज करने के तरीके कि हम अपना डेटा को किस हिसाब से मैनेज करेंगे। डेटा गवर्नेंस इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ये सब हमें कौन बताता है, डेटा गवर्नेंस। ये सब हमारे डेटा गवर्नेंस। तो बेसिकली अब डेटा गवर्नेंस होता क्या है, डेटा गवर्नेंस क्या होता है, रूल्स, पॉलिसीज, ऐसे प्रोसेसेस या फिर ऐसी टेक्नोलॉजीज को करना, कंपनी में डालना, जिससे क्या कर सके हम कंपनी का डेटा क्या कर सके, मैनेज कर सके। समझ आया? ये क्यों जरूरी है, जिससे हमारे को जो डेटा है वो कैसा पता चले, रिलायबल हो, हम उसमें विश्वास कर सके, करेक्ट हो, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके वो हमारे को। ठीक है, क्वालिटी ऑफ द डेटा होगा फिर वो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा, आईटी गवर्नेंस एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क। आईटी गवर्नेंस एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क क्या होता है, आईटी गवर्नेंस, आईटी गवर्नेंस क्या होता है, IT governance and control framework have developed to uh, IT governance and control framework have been developed to provide models or set of standardized guidelines for management of IT resources and processes. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे जो हम डेटा गवर्न करते हैं, हम डेटा के लिए रूल्स रेगुलेशंस, उसको हम रूल्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं कि हमको डेटा कैसे रखना है, कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है, कब कब एक्सेस कर सकता है, वो सब करना। तो उसके लिए हम क्या बना, उसको बोलते हैं डेटा गवर्नेंस। अब नेक्स्ट है हमारा आईटी गवर्नेंस। आईटी गवर्नेंस क्या होता है, हाँ, जो हम डेटा मैनेज कर रहे हैं या डेटा के लिए मैनेज कर रहे हैं, उसके लिए हमारा आईटी का रोल क्या होगा। ठीक है, ये होता है हमारा आईटी गवर्नेंस एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क। हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारे सॉफ्टवेयर, जो हमारी आईटी है, उसका क्या रोल होगा, उसको डेटा को रखने के लिए, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेटा के लिए जो हमने पॉलिसीज बनाई है उसको मेंटेन करने के लिए, उसका मतलब होता है आईटी गवर्नेंस। आईटी गवर्नेंस एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क, इस पूरे का मतलब वही होता है। IT governance and control framework have developed to provide models and set standard guidelines for the management of IT resources and processes. इसका क्या मतलब है, ये इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है कि हमारे जो IT is used effectively, securely and in alignment with business goals. तो आईटी गवर्नेंस क्या होता है, आईटी गवर्नेंस होता है, ये हेल्प करता है हमारे बिजनेसेस को, जिन्होंने रिस्क को मैनेज करने में, ऐसे डेटा एसेट्स इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने में, लॉज एंड रेगुलेशंस की जो कंप्लायंसेस है वो सही से फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही वो देखने में। ठीक है, ये होता है हमारा आईटी
गवर्नेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल बैंक ने एक इंट्रोड्यूस करा न्यू मोबाइल, बैंक इंट्रोड्यूस्ड न्यू मोबाइल बैंकिंग ऐप, ठीक है। अब आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क, अब जो आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क है जो हमने बनाया है वो क्या करेगा, आईटी गवर्नेंस वो क्या इंश्योर करेगा कि कैसे कैसे होना चाहिए, जो हम जो हमारा ऐप है, ये जो हमारा बैंकिंग ऐप बनाया है वो हमारे बैंक्स के जो बिजनेस के गोल्स हैं उसको मीट कर रहा है नहीं कर रहा। और क्या देखेगा, जो हमारी कस्टमर की जो हमने डेटा डाला है, कस्टमर का जो डेटा है जो यूज कर रहा है उसका उसका डाटा क्या है, सिक्योर है, इसको इंश्योर करेगा कि हाँ वो सिक्योर है। जो भी रिस्क है, रिस्क जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत वीक पासवर्ड डाल दिया, ये कुछ भी डाल दिया, तो उसको क्या करेगा, रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा एंड क्या करेगा, उससे मैनेज करेगा उसको, है ना। उसके अंदर कंप्लायंसेस विद रेगुलेशन, अलग अलग जो लॉज लग रहे हैं वो फुलफिल हो रहे नहीं हो रहे वो देखेगा। और अगर उसको प्रॉपर आईटी गवर्नेंस नहीं होगी, मतलब अगर प्रॉपरली डिफाइन नहीं होगा कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे ये सब करना है, सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, एक्यूरेट होना चाहिए, सिर्फ यही बंदा यूज कर सकता है, या फिर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना जिससे हम प्रोटेक्ट करें, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें बहुत ज्यादा डाउन टाइम होगा कि मतलब लोग उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, है ना। उसमें क्या पता सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, इसीलिए तो जो हमारा आईटी गवर्नेंस है, आईटी गवर्नेंस तो बेसिकली क्या होता है, ऐसे रूल्स या कंट्रोल्स जो इंश्योर करता है, जो ऐसे देता है कि जो हमारे आईटी है, जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो अच्छे से यूज हो रही है, यूज इफेक्टिवली एंड सिक्योरली इन अलाइनमेंट विद बिजनेस गोल्स। जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, हमारे हमारे डेवलप टू प्रोवाइड सेट्स अ स्टैंडर्ड गाइडेंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ आईटी रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस फ्रेमवर्क्स न्यूमरस बेनिफिट्स, ठीक है। अब क्या क्या बेनिफिट्स है इसके हमारे उसमें, हम क्यों आईटी गवर्नेंस बनाएंगे, दे आइडेंटिफाई स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक बेंचमार्क प्रोवाइड करेंगे जिससे हम क्या करेंगे, रिस्क और कंट्रोल के लिए, ठीक है। ब्रेक डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज इनटू ग्रुप, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस देखेंगे कि हाँ हमारे उसमें फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क, following framework provides higher likelihood in implementing an effective governance and control। समझ आ गया। आगे बढ़े, सो बेसिकली डेटा गवर्नेंस क्या होता है, डेटा के लिए ऐसे रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज ऐसा प्रैक्टिसेस बनाना जिससे हम डेटा को क्या कर सके, मैनेज कर सके, डेटा को क्या कर सके, मैनेज कर सके। और डेटा मैनेज कैसे कर सकते हैं, कि जब चाहिए डेटा को मिल जाए, डेटा की क्वालिटी और एक्यूरेसी हो, क्वालिटी ऑफ द डेटा हो, इंटीग्रिटी मतलब डेटा कंप्लीट हो, कंसिस्टेंट हो, रिलायबल हो, लोग उस पर विश्वास कर सके, डेटा सिक्योर हो, हम उस कैसे होगा डेटा के हम बैकअप बना सके, कोई भी अनऑथराइज्ड कोई एक्सेस ना ले सके उस पर, करप्शन ना हो, लॉस ना हो उस डेटा का, हम डिफाइन करें कि कौन इस डेटा को यूज कर सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल रिसोर्सेज को यूज करें जिससे हम एक बना दें उसको, इससे क्या करते हैं हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। कंप्लायंसेस
सिस्टम अवेलेबिलिटी, सिस्टम का जो फंक्शन है वो जब चाहिए तब यूज कर सको। डेटा के अंदर करेक्शन, मेंटेनेंस, इंप्रूवमेंट, अपडेट्स, हम बार बार अडेप्टेशन, अपडेट्स ये सब कर सके अपने डेटा को। हम देखें कि हमारे इसके अंदर जो प्राइवेसी लॉज या फिर रेगुलेशन वगैरह यूज हो रहे हैं वो सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम अच्छे से डिफाइन करना है कि कौन से मैनेजर और कौन से एम्प्लॉयज कौन सा डेटा ले सकते हैं। आईटी गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? आईटी गवर्नेंस का मतलब होता है कि जो हमने डेटा बनाया है, जो हमारा डेटा है, उसको सिक्योर करने के लिए उसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस बनाया है उसके लिए हमारा आईटी का क्या सपोर्ट है ना? वो हो गया। नेक्स्ट, इंटरनल कंट्रोल, internal control integrated framework by COSO, the committee of sponsoring organization। क्या होती है ये? internal control integrated framework by COSO, the committee of sponsoring organization। COSO क्या है? COSO कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? ये डेवलप क्यों करी गई है? ये डेवलप क्यों करी गई है? टू डिजाइन, implement and evaluate internal control। ये कमेटी है जो क्यों बनाई गई है? ना तो ये गवर्नमेंट एजेंसी है, ना ही एज पर लॉ है, लेकिन फिर भी ये कमेटी है जो डेवलप करी गई है। किस लिए? टू डिजाइन, कि हमें कैसे डिजाइन करना है, जो हमने टू डिजाइन, इम्प्लीमेंट, ये हेल्प करती है कंपनी को कि कंपनी को अपने इंटरनल कंट्रोल्स, यस। तो हम लोग कहाँ पर थे? इंटरनल कंट्रोल। हम कहाँ पर थे? इंटरनल कंट्रोल, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क बाय कॉसो, द कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखते हैं इस सारे टॉपिक को। सबसे पहले क्या मीनिंग है इसमें? एक नया वर्ड हमारे लिए, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ग्रोसरी स्टोर है। आपके पास क्या है? ग्रोसरी स्टोर है। अब उसके अंदर क्या करते हो आप लोग? आपने ग्रोसरी स्टोर के अंदर सिर्फ एक ही बंदे को हायर कर रखा है, जो क्या करता है? एक ही बंदा हायर है जो क्या करता है? हमारा कैश को भी कलेक्ट करता है, और वही सेम बंदा क्या करता है? सेल्स रिकॉर्ड करता है। और वही सेम बंदा है जो क्या करता है? बैंक के अंदर वो कैश डिपॉजिट करता है। अब देखो, अगर हमारे पास एक ही बंदा है जो कैश भी लेता है, सेल्स भी रिकॉर्ड करता है, और वही बंदा बैंक में क्या करता है? डिपॉजिट करता है, तो क्या होगा? व्हाट वुड हैपन? सोचो क्या होगा? यस, एम्प्लॉय जो होगा वो कैश की चोरी कर सकता है, स्टील कर सकता है। क्यों? जब उसके ऊपर कोई चेक ही नहीं है तो उसने पैसा लिया,
वो उसकी सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। जब या तो कोई थर्ड पर्सन हो, अगर मैंने कैश रिसीव किया और सेल्स कोई और रिकॉर्ड कर रहा है तो रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ही कैश रिसीव कर रही हूँ, मैं ही रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं ही बैंक में डिपॉजिट करा रही हूँ, तो मैं चोरी कर सकती हूँ। मैं वो पैसा डालूंगी ही नहीं, मैं दिखाऊंगी ही नहीं कि वो मेरे को कैश रिसीव हुआ है ना। तो कैश की स्टील कर सकता है। जो सेल्स है वो रिकॉर्ड सही से ना हो, कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर दे छोटी मोटी जो हम नोटिस भी ना करें, अननोटिस रह जाए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? अगर हम ग्रोसरी स्टोर चला रहे हैं और हमने सिर्फ एक ही बंदा हायर कर रखा है जो कैश को भी कलेक्ट करता है, जो सेल्स को भी रिकॉर्ड करता है, और बैंक के अंदर जो डिपॉजिट कैश डिपॉजिट होता है वो भी वही करता है, कोई कोई और थर्ड पर्सन है ही नहीं, कोई और सेकंड पर्सन है ही नहीं, और कोई भी इसको इवैल्यूएट नहीं करता, तो क्या होगा? व्हाट वुड हैपन? क्या होगा? वो बंदा कैश की चोरी कर सकता है, क्या पता सेल्स को ढंग से रिकॉर्ड ना करे, कोई ऐसी मिस्टेक्स कर दे जो अननोटिस रह जाए, कोई, हाँ, ऐसा भी कर सकते, कुछ भी कर सकता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको 1000 रुपीज का चढ़ाना है, ठीक है, उसे, और आए हमारे उसमें 10,000 है, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, तो उसने उस हिसाब से सारी एंट्रीज कर दी। जब उसको पता है कि मिस्टेक हो ही गई है, सब कुछ हो गया, तो उसने जो बचा हुआ कैश था वो अपने पास रख लिया। ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये सब चीजें, केसेस हो सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? क्या तुम उसके लिए सीसीटीवी इंस्टॉल कर सकते हैं कि वो एंट्री सही से करा है नहीं करा है, कौन कौन सा कस्टमर आया, उन्होंने कितना कैश दिया, या फिर जो हमारे पास कैश है उसको काउंट कर सकते हैं डेली, जितना हमारे पास क्लोजिंग लास्ट में कैश है हमारे पास, हम उसको चेक कर सकते हैं। या फिर हम किसी अदर एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, जो बंद जैसे कलेक्शन के लिए अलग है, सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए अलग है, हम सिस्टम पे डाले जा रहे हैं, सेकंड बंदा उसको रिकॉर्ड कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर जो हमने वो कर रहा है वो काम, वो उसको कौन अप्रूव कर दे, उधर का जो मैनेजर है, आप उसको अप्रूव कर दो कि हाँ भाई ठीक है, ऐसा हो सकता है। ऐसा, तो बेसिकली इंटरनल कंट्रोल क्या हो गया? इंटरनल कंट्रोल बाद में देखते हैं, पहले एग्जांपल समझ आया? जैसे आपको एक ग्रोसरी स्टोर चला रहे हो, उसके अंदर सिर्फ आपने एक ही बंदे को हायर कर रखा है जो सारे काम करता है, तो उससे क्या क्या होगा? कैश डील कर लेगा, सेल्स को कम रिकॉर्ड करेगा, कैश की चोरी कर लेगा, या कोई ऐसी मिस्टेक्स कर देगा जो हमें पता ही ना चले, वो सब। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये सब करेक्टिव एक्शंस लेंगे, हम ये सब करेक्टिव मेजर्स करेंगे, करेंगे ना। तो इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? तो इंटरनल कंट्रोल होता है जब हम रूल्स ये ऐसे प्रोसीजर्स बनाते हैं, जैसे हमने इसमें क्या किया, हमने सीसीटीवी लगाया, हमने सेकंड पर्सन को हायर किया, हमने मैनेजर्स का अप्रूवल लिया, और क्या किया हमने? काउंट करा डेली। तो हम ऐसे रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाते हैं जो हमारे प्रिवेंट करता है, किसको? प्रिवेंट्स एरर्स एंड फ्रॉड्स, कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल। ऐसे रूल्स, ऐसे प्रोसीजर्स बनाना जिससे हम हमारे जो एरर्स हैं और फ्रॉड्स हैं उससे को हम कम कर सकते, उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल, जिससे हम अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हैं, एसेट्स को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे सिस्टम बनेंगे वो कैसी होगी? एक्यूरेट होगी। हम देख पाएंगे कि हमारे जो लॉज एंड रेगुलेशंस हम उसको मीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। हम इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे किसको? फ्रॉड एंड एरर को। समझ आया? नेक्स्ट, अब इसको रीड करते हैं, ठीक है। ये आ गया, हो गया हमारा इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट है इसमें हमारा वर्ड कॉसो, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क बाय कॉसो। कॉसो क्या है पहले वो देखते हैं। कॉसो, कॉसो क्या होता है? कॉसो एक कमेटी है, जो कमेटी है ना तो वो लॉ ने बनाई है ना तो कोई गवर्नमेंट कमेटी है, लेकिन एक ऐसी कमेटी है
जो बोलती है कि अगर तुमको अपने इंटरनल कंट्रोल्स को सही करना है, या वो हेल्प करती है बेसिकली, अगर तुमको अपने इंटरनल कंट्रोल्स को ठीक करना है, अगर अपने इंटरनल कंट्रोल्स को एक्यूरेट रखना है, तो तुम ये करो। तो ये क्या करती है? इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कमेटी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है? ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन। जहां पे आप इसके नोट्स बना रहे हो, आप जहां भी इसके नोट्स बना रहे हो उसको लिखना, उधर लिखना, ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप्ड अ फ्रेमवर्क। इसने एक फ्रेमवर्क बनाया है। क्या फ्रेमवर्क बनाया? उसने बोला जो जो मैं बोलूं वो करना। तो इट डेवलप्ड अ फ्रेमवर्क टू हेल्प कंपनीज। किस लिए? टू कंपनीज डिजाइन, implement and evaluate internal। समझ आया? कॉस्टो कमेटी क्या करती है? वो एक गाइडलाइंस बताती है कि अगर तुम्हें अच्छा इंटरनल कंट्रोल चाहिए तो तुम जो मैं बोलूँ वो करो। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़े। अब जो उसकी एक्टिविटीज होती हैं वो क्या होती है? उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। क्राइम, CRIME। ये इजी वे है उसको लर्न करने का। देखो क्या है पहले। कॉस्ट द इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड framework updated in 2013 defines the internal control as a process by an organization, board, management and staff to reasonably ensure achieving in operations, reporting and compliances। ठीक है, जो डिफाइन करती है कि कंपनी को ये वाला इंटरनल कंट्रोल का प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस इज बाय द बोर्ड मैनेजमेंट एंड स्टाफ टू रीजनेबली इंश्योर करने के लिए कि जो आपके गोल्स अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे। ऑपरेशंस, रिपोर्टिंग आप सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हो, आपके कंप्लायंसेस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, there are the few examples of how the principles specifically relate to data governance। फॉर एग्जाम्पल पहला है क्राइम। पहला क्या है? कंट्रोल्ड एनवायरमेंट। कंट्रोल्ड एनवायरमेंट क्या होता है? जो हमारी कंपनी के अंदर क्या हो, प्रमोट करता है ऑनेस्टी एंड एंटी फ्रॉड पॉलिसीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल control environment, the standards, processes and structures that provide the foundation for carrying out internal। जो क्या बताता है? बता दे कि हमें कैसे कैरी करना है। स्टैंडर्ड्स फॉर इंटीग्रिटी, एथिकल बिहेवियर, कॉम्पिटेंस एंड अकाउंटेबिलिटी अप्लाई थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लीटनेस, कॉम्पिटेंस, एथिकल बिहेवियर एंड अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? आप किस, जब आपको साथ कुछ हो तो आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो? इंटीग्रिटी, कंप्लीटनेस, एथिकल बिहेवियर एंड कॉम्पिटेंस। आप क्या हो उसके लिए? रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अप्लाई थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द डेटा गवर्नेंस। क्या प्रिंसिपल है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सरसाइजेस ओवरसाइट ओवर द इंटरनल कंट्रोल। आपके ऊपर वो कंट्रोल रखेंगे। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेकंड क्या है? मैनेजमेंट इट स्ट्रक्चर्स एंड अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैनेजमेंट बताएगी कि आपकी क्या क्या अथॉरिटीज है और आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, अब क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है कि आप अपनी
कंपनी के अंदर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, आपकी कंपनी के अंदर ऐसे पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे क्या ना फ्रॉड ना हो, आपकी कंपनी में कुछ गलत ना हो। ये होता है इंटरनल कंट्रोल। और कौन एक कमेटी है, कौन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बोलती है कि अगर आपको इंटरनल कंट्रोल्स, अगर आपको अच्छे इंटरनल कंट्रोल चाहिए तो आप क्या करो, जो जो मैं बोल रही हूँ वो करो। पहला, कंट्रोल एनवायरनमेंट रखो। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मतलब, कंट्रोल एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है, ऐसे स्टैंडर्ड्स और ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाओ जिससे पता चले कि आपको इंटरनल कंट्रोल कैसे कैरी करना है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रखो कि हाँ भाई जो काम हो रहा है उसको वो क्या करेंगे, देखेंगे। सिर्फ ये नहीं है जो एम्प्लॉयज ने काम करके दे दिया वही एक फाइनल वो होगा, नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी की हायर अथॉरिटीज है वो चेक करेंगी कि हाँ जो काम हो रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स देना, अथॉरिटीज बनाना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करना कि मैनेजर्स जो है कंपनी के वो क्या क्या काम करेंगे। समझ आया? नेक्स्ट, रिस्क रिस्क असेसमेंट। नेक्स्ट क्या है, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या होता है, हमारी जो कंपनी के अंदर रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको मैनेज करना, उसको देखना कि हाँ भाई जो रिस्क हमारी कंपनी में आ रहा है, दिख रहा है, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं तो उसके लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस, किसी को भी एक्सेस ना देना सिस्टम्स का, सिर्फ कुछ लोगों के ऊपर के पास वो एक्सेस रखना। कोई भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं या फिर कोई मेजर अटैक्स हो रहे हैं तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, उसको कैसे रिड्यूस करना है, उसके लिए क्या क्या एक्शंस लेने हैं वो देखना। ये होता है हमारा रिस्क असेसमेंट। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द मैनेजिंग द रिस्क दैट हैव द पोटेंशियल टू प्रिवेंट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ऐसा कोई रिस्क हमारी कंपनी में है जिससे हमारी हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हम अचीव कर सकते हैं वो हमको अचीव ना करने दें, तो वो करना। इसका क्या है, रिस्क आर आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज्ड, पोटेंशियल फॉर फ्रॉड इज कंसर्न। पोटेंशियल फॉर फ्रॉड, जो जिसमें फ्रॉड हो सकता है उसको हम देखें, उसको कंसिडर करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन मतलब जो हमारे पास डेटा है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि अपनी कंपनी के बारे में, जो भी वो उसको कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट किसको करना, उसको हम क्या करें, कलेक्ट करें। ये नहीं कि हमारी कंपनी के अंदर हमको पता है कि अब हमारी कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है हम सबको उठा के बता देंगे, नहीं। जो उस कंपनी की हायर अथॉरिटी है, रेलेवेंट पीपल है, सिर्फ उन्हीं को वो बताएं और सही टाइम पे बताएं। ऐसा नहीं है कि हमको कुछ पता चला उनकी मीटिंग चल रही है हम सबके सामने वो जाके बता रहे, नहीं। टू द राइट पीपल एट अ राइट टाइम, वो होना कम्युनिकेशन, बताना। क्या है इसका मतलब, enabling, obtaining, generating, using and communicating relevant quality information necessary to support the functioning of internal control। ऐसे इंफॉर्मेशन को लेना, जनरेट करना, यूज करना, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो क्या कर रही है, हमारे इंटरनल कंट्रोल को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। कम्युनिकेशन नीड टू बी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मतलब फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो हमारी कंपनी से बाहर पता चलनी चाहिए, जैसे हमारी कंपनी का शेयर प्राइसेस बढ़ गए या फिर हमारी कंपनी में आईपीओ आ गया, कुछ ऐसी चीज, तो हमें सही टाइम पे क्या करनी चाहिए, कम्युनिकेट करनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स क्या होंगे, बेटर होंगे, है ना। जैसे relevant quality information is obtained or generated as is used, data should be captured internally as well as from external sources, and information should transform the data into information that is accurate, complete, verifiable and accessible. The information should be protected and retained। समझ आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होता है, मॉनिटरिंग।
अब जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए हमारे काम का, मॉनिटर कोई ऐसा हमारे पास होना चाहिए देखने के लिए, किसी की कोई होना चाहिए हमारे को ऐसे देखने के लिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ओवरसीइंग, देखने के लिए, ओवरसीइंग द entire internal control system and assessing the operations of existing internal control to ensure that internal control system continues to operate effectively। ये देखना कि जो हमारी कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स हमने जो बनाए हैं जो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं वो सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ checking the internal control। Ongoing and separate evaluation is performed of the internal control system। Internal controls over data need to be evaluated ongoing basis पे होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, मंथली, वीकली, क्वार्टरली होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर जो भी डेफिशिएंसीज आती है, जो भी डिफरेंसेस आते हैं उसको इवेल्युएट करना चाहिए और कम्युनिकेट करना चाहिए, जिससे क्या कर सके करेक्टिव एक्शंस ले सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या फिर सेल्स का मार्जिन में डिफरेंस आ गया या कुछ भी बहुत ज़्यादा वेरी कर गया, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। कंपनी के अंदर कौन होते हैं, इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, जो उनको चेक करते रहना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज हैं या फिर जो भी वो काम कर रहे हैं वो पॉलिसीज वगैरह वो स्टैंडर्ड्स मीट कर रही है या नहीं कर रही है, वो सब हमें देखते रहना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा, कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज को और क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग कंट्रोल एक्टिविटीज। देखो बेसिकली मैंने आपको बताया इसको लर्न करने का सबसे इजी तरीका एक वर्ड है क्राइम। पहला है कंट्रोल इन्वायरमेंट, हमारे इसके अंदर ऐसा कंट्रोल इन्वायरमेंट होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स फिक्स होने चाहिए, प्रोसेसेस होना चाहिए जो बताए कि हाँ ऐसे कंट्रोल कंपनी के अंदर सही से फॉलो होना चाहिए। हाँ कैसे कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होने चाहिए जो काम देखे, ऐसे स्ट्रक्चर्स और अथॉरिटीज होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या था, रिस्क असेसमेंट, हमारी कंपनी के अंदर जो भी रिस्क आ सकता है जिससे हमारा जो काम जो हम कर रहे हैं उसको क्या हो, हैम्पर हो, तो हमें उसको डिटेक्ट करना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए। कोई भी हमारी कंपनी में ऐसा फ्रॉड ना हो, तो उसके लिए हमको सही से मेजर्स बनाने चाहिए। हमको अनऑथराइज्ड एक्सेस सबको एक्सेस किसी को भी नहीं देना चाहिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस के पास उसको देखना चाहिए, हमें बैकअप्स वगैरह सब मेंटेन करके चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, जो हमारी कंपनी के अंदर डेटा है, जो हमारी कंपनी का रिलेवेंट डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है, तो वो इंटरनल या एक्सटर्नल जिसके लिए काम का है उसको सही टाइम पे देना चाहिए। मॉनिटरिंग, जो हम काम कर रहे हैं उसको पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए कोई। नेक्स्ट था कंट्रोल एक्टिविटीज या फिर एग्जिस्टिंग कंट्रोल एक्टिविटीज। क्या होता है एग्जिस्टिंग कंट्रोल एक्टिविटीज, specific actions taken to reduce risk। ठीक है, तो actions that leverage by policies, हमको ऐसी policies बनानी चाहिए, procedures बनानी चाहिए that help to ensure that management instructions intended to limit risk to the achievement of the organizational objectives and carried out। तो हमें ऐसे policies ऐसे procedures बनाने चाहिए जिससे क्या हो, जो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क है, हमारी कंपनी में जो भी रिस्क है वो क्या हो, कम हो जाए, लिमिटेड रिस्क हो। ठीक है, जो जो रिस्क हमारी कंपनी को कुछ भी अचीव करने से रोक रहे हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, journal control activities over technology and selected and developed to support the achievement of the organizational objective is specific to data governance। Management must establish the appropriate
control over the technology infrastructure and helps to ensure the completeness and accuracy of data and maintain the availability of the technology processing. समझ आया? नेक्स्ट पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया इस वाले अपने टॉपिक 2 जो था हमारा डेटा गवर्नेंस. हमने उसमें पढ़ा पहले डेटा गवर्नेंस क्या होता है, फिर हमने देखा उसके अंदर डेटा गवर्न करने के लिए हम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स वगैरह बनाते हैं जिससे हम क्या कर सकें, डेटा को प्रोटेक्ट कर सके. बेसिकली डेटा को क्या कैसे कैसे रखना है, कौन उसका यूज कर सकता है, उसकी रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी वगैरह के लिए, है ना. उसको डेटा को मैनेज कैसे करना उसके लिए. अब डेटा को किस तरह से मैनेज करेंगे, डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा यूजेबिलिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, इंटीग्रेशन, सिस्टम अवेलेबिलिटी, मेंटेनेंस, कंप्लायंस, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर हमने पढ़ा आईटी गवर्नेंस. आईटी गवर्नेंस क्या होती है, जो भी हम डेटा के लिए डेटा को हम रखते हैं उसके लिए हमारे आईटी का क्या इफेक्टिव है, उसका आईटी का क्या यूज है. ठीक है, वो देखा हमने. फिर देखा हमारे इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं. फिर हमने देखा कॉसो क्या होती है. कॉसो एक कमेटी होती है जो बोलती है कि अगर आपको अपनी कंपनी के अच्छे इंटरनल कंट्रोल चाहिए, बेसिकली कॉसो इज अ टीचर. कॉसो क्या है, टीचर है. वो बोल रहे कि अगर आपको अपनी टीचर है, आपको बोल रही है अगर आपको 100 मार्क्स लेके आए ना, अगर आपको अच्छी परसेंटाइल लेके आएंगे, अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो आपको ये करना पड़ेगा. जैसे आपको बोलते हैं आपको हक मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, हमसे एमसीक्यू सॉल्व करना. ऐसे ही मैंने आपको जैसे बता दिया कि आपको मैंने क्या दी थी, गाइडलाइंस दी थी. ऐसे ही कॉसो कमेटी क्या करती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि हाँ भाई आपको अगर आपको अपनी कंपनी में अच्छा फ्रेमवर्क चाहिए, अच्छा इंटरनल कंट्रोल चाहिए, तो आप इस चीज को फॉलो करो. जैसे कंट्रोल इन्वायरमेंट होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, टाइमली रिस्क असेस कर लो कि आपको पता होना चाहिए कि आपके इसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है. फिर कंट्रोल एक्टिविटी, जो आपको रिस्क है उसके लिए हमको स्पेसिफिक एक्शंस लेने चाहिए जिससे हम क्या कर सकते, ऐसे पॉलिसीज, ऐसे प्रोसीजर्स बनाने चाहिए, बैकअप्स रखने चाहिए, एक स्पेसिफाइड टीम डिजाइन करनी चाहिए जो बहुत हाई सिक्योरिटी पे काम कर सके, जो कंपनी का डेटा बहुत सिक्योर करके रख सके. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स के लिए बार बार सिस्टम्स को अपडेट करके रख सके कि कोई भी डेटा अगर बाई चांस लीक हो या फिर कुछ भी हो तो फटाफट पता चल जाए, जल्दी जल्दी हम उसको रिट्रीव कर पाए. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. जो हमारा डेटा है कंपनी का, उसको हम जो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो हमारे इंटरनल कंट्रोल को करने में मदद कर रहा है, उसको इंटरनली एक्सटर्नल जिसको चाहिए, जो चाहिए, जितना चाहिए उसी को हम दे, जितना रेलेवेंट लोगों को चाहिए उतना ही दे. मॉनिटरिंग एक्टिविटी, जो जो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर हमारे पास कोई एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए. सीसीटीवी कैमरा मतलब हमारे पास कोई ऐसा लोग होना चाहिए, ऐसा कोई मैनेजमेंट होना चाहिए जो हमारे काम को क्या कर सके, बार बार रिव्यू कर सके जो हम कर रहे हैं वो हमारा सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. आई गेस आपको फर्स्ट टॉपिक डेटा गवर्नेंस का अच्छे से समझ आया होगा. नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे डेटा साइकिल पे, जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, बहुत छोटा सा और इंटरेस्टिंग, बहुत बेसिक सा चैप्टर है. इसे हम डेली ही उसमें पढ़ते हैं, कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि जो हमें ना पता हो. बहुत इजी चैप्टर है, इजी टॉपिक है, तो हम इसको नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं. अभी तक हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा. क्या पढ़ा, डेटा गवर्नेंस क्या होती है हमारी, आईटी डेटा को मैनेज कैसे करते हैं. नेक्स्ट आईटी गवर्नेंस एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क क्या होता है, फिर इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, फिर कोर्सो कमेटी क्या होती है. ठीक है, ये सब नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम सेशन में डेटा लाइफ साइकिल से. एंड इस वाले टॉपिक को डेटा गवर्नेंस को हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे.